ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि हमारा फोर्थ लेक्चर जो है, फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हार्डली इसको कंप्लीट होने में 7 लेक्चर लगेंगे या मैक्स टू मैक्स 8 में मैं ऑप्शनल बता रही हूँ, बट 7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर है एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो कि 99.999% जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन नीट एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको। मतलब एक क्वेश्चन तो 100% मिलने वाला है। क्लियर है? चलो, तो बेसिकली ये चैप्टर वैसे तो जब मैंने बायोटेक पढ़ी थी ना, तो ये मैंने पढ़ा था बायोटेक वाली यूनिट के अंदर। तो होता क्या है, हम लोग बायोटेक 2 टाइप की पढ़ते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एक होती है मॉडर्न बायोटेक। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होती है उससे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ई कोलाई है और ई कोलाई के अंदर मैंने क्या किया, एक इंसुलिन की जीन का ट्रांसफर कर दिया। तो अभी ई कोलाई क्या कर रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जहां पे आप लोग किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप चेंज कर देते हो, उसमें एक नई जीन इंट्रोड्यूस कर देते हो, या आप इसमें से जीन को डिलीट भी कर सकते हो। तो उसके जीनोटाइप के साथ जो भी चेंजेस होंगे, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बट ये वाली जो बायोटेक है, ये है ट्रेडिशनल बायोटेक। इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो, जब भी हम सोचते हैं ना कि बायोटेक कब स्टार्ट हुआ, तो सब लोगों को लगता है कि ये यूनिट रिसेंटली अभी ऐड हुई है हमारी बुक के अंदर, तो मतलब ये बायोटेक जो है रिसेंट है। ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत प्रीवियस टाइम में अगर चले जाए, तो आपने देखा होगा कर्ड, दूध बनाना और अल्कोहल का प्रोडक्शन बहुत एंशियंट टाइम से चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोटेक की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। हाँ, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, वो हमारा अभी रिसेंट नया बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, बायोटेक के बारे में। तो ये बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हम कोई माइक्रोब्स की जेनेटिक चेंजेस कुछ नहीं करने वाले। उस माइक्रोब का जो भी प्रॉपर्टी होता है, मींस जैसे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो कर्ड बनाता है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी माइक्रोब को कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए उसको जस्ट यूज करेंगे। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम होता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेनिसिलियम नोटेटम को कल्चर करेंगे और फिर उसमें से हम लोग हार्वेस्ट करेंगे क्या, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे किसी माइक्रोब के साथ में हम कोई छेड़खानी नहीं करने वाले हैं। जो भी माइक्रोब होगा, उसका जो भी प्रोडक्ट होगा, उस माइक्रोब को हम उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए जस्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। मतलब हम लोगों को माइक्रोब से क्या क्या फायदा हो सकता है। देखो, माइक्रोब हमारे लिए पैथोजेनिक भी हो सकते हैं और हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिजीज के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले। अच्छा, तो माइक्रोब्स का जो है यहाँ पे कौन कौन से फील्ड के अंदर हमारा प्रॉफिट मतलब वेलफेयर हो सकता है या हमें प्रॉफिट हो सकता है। सो देखो, पहले तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे हाउस होल्ड, मतलब घर के अंदर माइक्रोब जो होते हैं ना, हाउस होल्ड के अंदर वहां पे उनका क्या होता है। लाइक हम चीज बनाने के लिए, टोफू बनाने के लिए, सूफू बनाने के लिए एंड टोडी बनाने के लिए, ये मैं सब पढ़ाऊंगी। ब्रेड बनाने के लिए हम लोग, कर्ड बनाने के लिए, ये सब क्या होता है, दिस इज हाउस होल्ड प्रोडक्शन, है ना। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल में हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं एंड प्लस अल्कोहल के साथ साथ हम कुछ केमिकल, कुछ ड्रग हो गई, जैसे साइक्लोस्पोरिन ड्रग हो गई, जो एक तरह की इम्यूनोसप्रेसर ड्रग होती है, उसके लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। थर्ड यहाँ पे हो जाएगा इसके अंदर बायोगैस का प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके घर से जो गंदा पानी जो निकल रहा है, दैट इज सीवेज वाटर, है ना। तो जो सीवेज वाटर होता है, कुछ कंट्रीज के अंदर वाटर का सप्लाई इतना पुअर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको जो सीवेज वाटर होता है उसी को प्यूरिफाई करके पीना पड़ता है। तो ये सीवेज क्या होगा, ट्रीटमेंट हो गया। या फिर हम बोलेंगे कि हमारे जो घर से जो गंदा पानी निकल रहा है, इसको जनरली लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रिवर के अंदर ओपन कर देते हैं। बट देखो, ये जो गंदा पानी निकल रहा है, इसको हम लोग डायरेक्टली रिवर में ओपन नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
उसका पहले सीवेज का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, मीन्स उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको मिनिमाइज करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद में उस वाटर को हम लोग रिवर में ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है सीवेज ट्रीटमेंट हो गया। फिर हम पढ़ेंगे जैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना होगा कि जहाँ पे हम कोई भी फर्टिलाइजर नहीं यूज करते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो जैसे एग्जाम्पल बायो कंट्रोल एजेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। जैसे मान लो कि नीम का जो पेड़ होता है उसके ऊपर लगती है बहुत सारी लीफ, तो आपने क्या किया, नीम की लीफ को हार्वेस्ट कर लिया, उनका पेस्ट बना दो। अब आपने देखा होगा नीम का जूस कितना कड़वा होता है ना। अब उसको ले जाके आप अपनी क्रॉप के ऊपर स्प्रेड कर दो, तो कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा वहां पे। तो ये क्या होता है, दिस इज नेचुरल कंट्रोल, तो उसको बोला जाएगा बायो कंट्रोल। ऐसे ही हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या कर सकती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम लोग यहाँ पे एज अ फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, इनको यूटिलाइज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के अंदर मैं आपको टोटल कितने फील्ड पढ़ाऊंगी, टोटल 6 फील्ड आपको याद रखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलो मैं इस फील्ड के नाम लिख देती हूँ। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, हाउस होल्ड फील्ड। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। सेकंड कौन सा हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। थर्ड हो जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट। फोर्थ बायोगैस प्रोडक्शन। फिफ्थ बायो कंट्रोल। सिक्स्थ बायो फर्टिलाइजर। तो ये टाइम टू टाइम आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहां से, हाउस होल्ड प्रोडक्शन से। तो इसमें भी मैं आपको अगेन टोटल 6 एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी। तो ये अब 6 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट इसके अंदर आएगा कर्ड, दूसरा मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी चीज। ठीक है, फिर थर्ड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रेड, एंड फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे टोडी। क्या पढ़ेंगे, टोडी, और नहीं इडली डोसा। तो ये फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे क्या, इडली एंड डोसा। फिर फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे टोडी, है ना, एंड सिक्स्थ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फर्मेंटेड बैम्बू शूट, सोयाबीन और फिश। चलो पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कर्ड से। तो पहले मुझे बताओ कि जब दूध से दही बनता है तो टेक्निकली क्या चेंजेस होता है, होता क्या उसमें बेसिकली। तो चलो पहले हम लोग मिल्क की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग कर्ड के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और टर्म यूज करने वाली हूँ, दैट इज इनोकुलम। ये वर्ड अच्छे से समझ लो क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में भी और इवन बायोटेक में भी। तो इनोकुलम का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रोब्स को उसके न्यूट्रिएंट मीडिया पे ऐड करना, दैट इज इनोकुलम। तो क्या होता है, ये दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट मीडिया। अब ये न्यूट्रिएंट मीडिया मतलब आर्टिफिशियल फूड होता है उसके ऊपर। तो आर्टिफिशियल फूड पे उसको प्लेस करने को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इनोकुलम। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब दूध से दही बनाना होता है तो हम दूध में क्या ऐड करते हैं, थोड़ा सा दही ऐड करते हैं ना, या थोड़ा सा छाछ ऐड कर दे। तो वो जो थोड़ा सा दही और छाछ होता है उसमें टेक्निकली क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। और वो बैक्टीरिया आप कहाँ पे ऐड कर रहे हो, नए मिल्क पे, मतलब एक नए न्यूट्रिएंट मीडिया पे आप उसको ऐड कर रहे हो, तो दैट इज इनोकुलम। तो कोई भी माइक्रोब्स को नए मीडिया पे ट्रांसफर करना क्या होता है, दिस इज इनोकुलम। इनोकुलम है ना, इन। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे पहले मिल्क की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो पहले मुझे बताओ मिल्क में होता क्या क्या है। तो हम बोलेंगे देखो मिल्क के अंदर शुगर भी होती है। क्या बता सकते हो मिल्क के अंदर शुगर कौन सी होती है, दैट इज लैक्टोज शुगर। फिर दूसरा मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट भी होता है। फिर मिल्क के अंदर कौन सा, एक प्रोटीन होता है, एंड मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है, केसीन प्रोटीन। ठीक है, और इसके अलावा मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मिनरल्स भी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम भी होगा, प्लस इसमें फॉस्फेट भी होगा,
एक्सेट्रा। ठीक है, बट जब हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे ह्यूमन मिल्क के अंदर इसके साथ एडिशनली हमने विटामिन ए भी लिखा था और एंटीबॉडीज भी लिखी थी, है ना। चलो, तो ये तो काउ मिल्क की बात हो रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मिल्क से जब हमको कर्ड बनाना होता है, मिल्क से जब हमें क्या बनाना होता है, कर्ड बनाना होता है, तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, बैक्टीरिया ऐड करते हैं। और इन बैक्टीरिया के नाम क्या है, तो इनको आप सब लोग जानते हो, तो इनको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या सिंपली जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या हो जाएंगे, दीज आर लैक्टोबैसिलस भी हो सकते हैं, या फिर इनको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। समझ आ गया। अब देखो, दूध से जब कर्ड बनता है ना, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होगा, तो शुगर, फैट एज सच रहेगी, प्रोटीन हो जाएगा। तो देखो, इसमें पहला चीज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये क्या लिखा है मैंने, कैसीन प्रोटीन। यू नो, दूध का पीएच कैसा होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल पीएच पे ये वाला जो केसिन प्रोटीन होता है, ये होता है सॉल्यूबल। अब अगर आपने कभी छोटी क्लास में, मीन्स क्लास 11th में अगर कभी पढ़ा होगा, तो प्रोटीन जो होता है सबसे नखरेबाज मॉलिक्यूल है। अगर थोड़ा भी पीएच चेंज हो गया या फिर थोड़ा भी अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, तो प्रोटीन हो जाती है डीनेचर्ड। डीनेचर्ड मतलब सारी की सारी हो जाती है प्रेसिपिटेट। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। घर में हम लोग क्या करते हैं, तवा गरम करते हैं आमलेट बनाने के लिए। तवे को हम गरम करते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं एग। तो आपने देखा होगा कि एग के अंदर जो प्रोटीन होती है वो, मतलब गरम जो तवा होगा तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, और अंडे की क्या बन जाती है, भुजिया। गुजिया बोलते हैं, भुजिया बोलते हैं, आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं खाती हूँ ऑमलेट इसलिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। तो समझ आ रहा है। तो पीएच, या आपने भी देखा होगा कि घर के अंदर मम्मी क्या बनाते हैं, जब पनीर बनाते हैं ना, तो दूध के अंदर क्या डालते हैं, नींबू डाल देते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही दूध में नींबू डालोगे तो पूरा दूध फट जाता है। तो मतलब उसमें जो क्लम्स होते हैं ना, वो क्या है, प्रेसिपिटेट प्रोटीन होती है। तो ये पीएच का भी एग्जाम्पल बता दिया मैंने, और आपको टेम्परेचर का भी एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया होता है, जिनका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, है ना, जो जिनको और बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते क्या है, जो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, इस लैक्टोज शुगर को ये कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड। तो नाउ इधर ध्यान से देखना, क्या प्रोड्यूस हुआ, एसिड प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे पीएच कैसा हो जाएगा, इसके साथ में यहाँ पे पीएच हो जाएगा एसिडिक। तो जो प्रोटीन पहले न्यूट्रल पीएच के ऊपर जो सॉल्युबल थी, अब नाउ ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, अब प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो जो दही होता है उसके अंदर जो क्लम्स या फिर जो गांठें होती है ना, जो हम लोग खाते हैं, सो वो क्या है, प्रेसिपिटेट प्रोटीन होती है। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेट कैसे होगी, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो लाइक ये जो क्या होता है, कैसीन जो होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है पहले पैराकैसिनेट के अंदर, पैराकैसिनेट के अंदर। अब ये पैराकैसिनेट मिल्क के अंदर एक और मिनरल्स होता है कैल्शियम, तो इसके साथ में ये रिएक्ट करेगा, और इसके रिएक्ट करने के साथ अब ये बन जाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट। और कैल्शियम पैराकैसिनेट जो होता है ना, ये होता है इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म। ठीक है, और ये एग्जैक्टली आपने सेम टू सेम पढ़ा होगा ह्यूमन डाइजेशन के अंदर, क्लास 11th के अंदर। ठीक है, जहाँ पे कौन सी, रेनिन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ना, रेनिन, जो इसके ऊपर एक्ट करता है। तो टेक्निकली वो यही काम होता है हमारे स्टमक के अंदर भी। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। और इसके साथ यहाँ पे और एक चेंजेस होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे विटामिन B12। क्या प्रोड्यूस करेंगे, विटामिन B12 प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, बाकी फैट तो होती ही है, फैट तो एज सच प्रेजेंट होंगे, और मिनरल्स भी सारे एज सच प्रेजेंट होंगे। तो जब कर्ड बनता है तो ये सारे चेंजेस होते हैं। तो अब मुझे बताइए, और दूध अच्छा होता है या दही अच्छा होता है, मतलब
हम बोलेंगे कि कर्ड आर मोर बेटर देन मिल्क, क्योंकि मिल्क के अंदर एक और चीज होती है कि कुछ लोग जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, ये वाली जो लैक्टोज शुगर होती है ना, ये लैक्टोज शुगर अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है ना तो वो लैक्टेज एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है, और कुछ लोग जो दूध नहीं पीते हैं ना तो उनके अंदर भी लैक्टेज एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है। अब अगर मान लो एकदम से आपने दूध पीना शुरू कर दिया, ठीक है, तो लैक्टेज एंजाइम तो है नहीं, अब ये लो जो लैक्टोज शुगर होगी वो एज सच कहाँ पे रह जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन से आगे कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे क्या है माइक्रोब्स है, वहां पे भी इन्फेक्शन होता है ना, नॉर्मली यूजुअली रहते हैं वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स, तो वो उस लैक्टोज शुगर को कंज्यूम करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई होंगे एंड फिर वहां पे लूज मोशन होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो कुछ व्यक्ति मतलब कुछ पर्सन होते हैं जिनको क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जो एक तरह की एलर्जी होती है, तो वो लोग दूध नहीं पी सकते, तो उनके लिए फिर क्या होता है, कर्ड इज बेटर देन, है ना, तो बेटर ऑप्शन हो गया ना कर्ड। तो ये ध्यान रखना, 12th बोर्ड में आपका क्वेश्चन बन सकता है क्या, तो क्वेश्चन ये है कि वाई कर्ड इज बेटर देन मिल्क, तो आप बताओ क्या क्या आंसर लिखोगे, बेटर देन मिल्क, तो क्यों बेटर होता है, तो हम लोग इसका लिखने वाले हैं आंसर। पहला क्या होगा, इसके अंदर जिन जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है तो वहां पे कर्ड उनको मतलब वो लोग कर्ड खा सकते हैं, क्योंकि कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, है ना, तो ये चीज हो जाएगा, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो कर्ड यहाँ पे खा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या होता है देखो, ओहो, विटामिन B12 जो आरबीसी के मेच्योरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 होता है, ये पॉइंट में लिख देती हूँ, एंड विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर आरबीसी मेच्योरेशन, ठीक है, तो आरबीसी मेच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरीके से भी कर्ड अच्छा होता है। इवन कर्ड के अंदर एंटी म्यूटाजेंस और एंटी कार्सिनोजेंस होते हैं, तो इसकी वजह से कैंसर फाइटिंग के लिए भी आपको अच्छी मदद मिलेगी, और प्लस म्यूटेशन भी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटी म्यूटाजेंस एंड एंटी कार्सिनोजेंस, एंटी म्यूटाजेंस और एंटी कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये समझ आ गया। और इसके अलावा हम बोलते हैं कि कर्ड के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, एंड ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होते, समझ आ रहा है पॉइंट। तो अगर मान लो कि आपकी इंटेस्टाइन में कहीं इंफेक्शन है और आप रोज कर्ड अगर खाते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हार्मफुल जो माइक्रोब्स होगा ना उनका नंबर हो जाएगा कम, और लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरिया जो होते हैं इनका नंबर हो जाएगा ज्यादा, तो इन बैक्टीरिया के बीच में अब होगा कंपटीशन, तो ये वाले जब लैक्टोबैसिलस ज्यादा होंगे तो वो पैथोजेनिक माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देंगे, है ना, तो इस वजह से क्या होगा, हम बोलते हैं ना कभी एक टर्म प्रोबायोटिक्स, हाँ, तो वो प्रोबायोटिक्स यही होता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ है ना माइक्रोब्स रहते हैं वहां पे, बट वो कैसे है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, और उनका होना अच्छी चीज है बेटा, क्योंकि वो पता है पूरे इंटेस्टाइन के अंदर फैले रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं। तो अब मान लो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लो कि आपके इंटेस्टाइन है और ये बैक्टीरिया यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है, जैसे ई कोलाई भी होता है, तो जो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है। अब तुम एक चीज सोचो कि इन नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स ने इस पूरे इंटेस्टाइन को अगर कवर करके रखा, तो उस केस में अगर बाहर से कोई वाकई में पैथोजेनिक अगर माइक्रोब आ गया तो वो कहाँ ग्रो करेगा, ये तो ऑलरेडी स्पेस कवर करके बैठे हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन होगा, अब ऑब्वियसली ये लोग ज्यादा है ये लोग कम है, तो ये क्या होगा, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कि कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ये चैप
पैथोजेनिक माइक्रोब्स, है ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लिख देंगे, चेक पैथोजेनिक माइक्रोब्स, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तो इन पैथोजेनिक माइक्रोब्स को ये ग्रो नहीं होने देंगे। सो इतने सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि कर्ड आर मोर बेटर देन मिल्क। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को मिल्क में इंट्रोड्यूस करने को हम लोग क्या बोलेंगे, इनोकुलेशन। और बैक्टीरिया को बोला जाएगा इनोकुलम। जिसको इनोकुलेट किया जा रहा है उसको क्या बोला जाएगा, इनोकुलम। ठीक है, एंड प्रोसेस क्या हो जाएगा, इनोकुलेशन। देखो इनोकुलेशन डेफिनेशन आपके कोई भी एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि इनोकुलम होता क्या है। ठीक है, चलो तो ये देखो कहानी। तो फाइनली हमने देखा है कि कर्ड क्या चीज होती है। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे चीज के बारे में। अब देखो मम्मी भी तो घर में चीज बनाती है ना बेटा, मम्मी जो घर में चीज नहीं बनाती है, चीज इज नॉट साइंटिफिकली, मतलब हम लोग घर में जो दूध को फाड़ के जो बनाते हैं ना, दैट इज नॉट साइंटिफिकल चीज होता है। वो जस्ट फटा हुआ दूध है। क्या है वो, जस्ट फटा हुआ दूध है, जिसको हम लोग हिंदी में पनीर जरूर बोल सकते हैं, बट वो चीज नहीं है। देखो चीज जो डेफिनेशन कब कंप्लीट होती है, जब उसमें हम लोग ऐड करते हैं रेनिन। क्या ऐड करेंगे, रेनिन। अगर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा डाइजेशन वाला टॉपिक, तो एक आपको इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा, तो आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर एक पढ़ा होगा रेनिन और एक आपने पढ़ा होगा रेनिन। आपने 2 बार रेनिन पढ़ा है क्लास 11 के अंदर। ये तो आपने पढ़ा है डाइजेशन के अंदर, और ये आपने पढ़ा है कहाँ पे, एंडोक्राइन के अंदर, एंडोक्राइन के अंदर। सो बेसिकली ये जो रेनिन, देखो इसको याद कैसे करोगे, डी से डाइजेशन और डी से डबल एन, तो जिसमें 2 एन आ रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज रेनिन, जो डाइजेशन वाला होता है। और बेसिकली ये मिल्क को प्रेसिपिटेट करने का काम करता है। जैसे हमने देखा ना दूध में नींबू डालने पर दूध फट जाता है, बस एग्जैक्टली वो सेम काम होता है रेनिन का। तो रेनिन क्या करेगा, दूध को फाड़ने का काम करता है। बट ये वाला रेनिन तो हार्मोन होता है, क्योंकि आगे मैंने क्या लिखा है, आगे मैंने लिखा है एंडोक्राइन। तो ये क्या होता है, हार्मोन होता है, उसको रिलीज कौन करता है, किडनी। ठीक है, और ये रेनिन पता है क्या, आरबीसी के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। मान लो कि ब्लड के अंदर आरबीसी का काउंट कम होता है, तो उसको कौन सेंस कर लेगा, उसको किडनी सेंस कर लेती है, और उस केस में किडनी फिर रिलीज करती है रेनिन हार्मोन। और ये रेनिन हार्मोन फिर जाएगा बोन मेरो के पास, और बोन मेरो में जाने के बाद वहां पे आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये 2, इसमें डबल एन आता है, इसमें सिंगल एन आता है। तो जो डबल एन वाला है, तो डबल एन डी से डाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो चलो ये क्लास 11th हो गई आपकी, इसको हटा दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि साइंटिफिक तरीके से जब तक आप मिल्क में रेनिन ऐड नहीं करोगे तब तक आप टर्म चीज तो नहीं यूज करोगे। अच्छा, आपने चीज अगर खाई होगी तो यू नो हर चीज का अपना एक कलर होता है, अपना एक फ्लेवर होता है, और अपना एक स्पेसिफिक एरोमा होता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होता है कि हर चीज का अपना अलग अलग टेस्ट होता है, उसका स्मेल भी अलग होता है और उसका फ्लेवर भी अलग अलग होता है। सो देखो चीज बनाने का तरीका क्या होता है, दूध लो, पहले उसको अच्छे से गर्म कर दो। हाँ, मैं कमर्शियल लेवल पे बात कर रही हूँ। तो वहां पे दूध लिया जाता है और उसको क्या किया जाएगा, पहले आप लोगों ने पास्चुराइजेशन सुना होगा ना। तो पास्चुराइजेशन का मीनिंग होता है कि दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना फॉर हाफ आवर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये टेक्निक दिया था लूज पास्चर ने ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दूध को बहुत देर तक गर्म करेंगे, अप्रोक्स हाफ आवर के लिए। तो दूध अच्छे से बॉईल हो गया, तो उसके अंदर जो ऑलरेडी बैक्टीरिया थे वो सारे मर गए। ठीक है, अब आप दूध को ठंडा करके उसमें ऐड कर दोगे रेनिन एंजाइम, है ना। अब रेनिन एंजाइम क्या करेगा, पूरे के पूरे दूध को फाड़ देगा। तो जो काम नींबू का होता है ना, वही सेम काम रेनिन का होता है। तो पूरा दूध फट गया। अब फटने के बाद दूध को आप क्या करोगे, जो उसमें क्लम्स होते हैं ना, मम्मी क्या करती है, फिर उसको पूरा एक कपड़े में बांध देती है ना, पोटली के अंदर।
हाँ, तो ये कपड़े के अंदर पूरा का पूरा उस दूध को डाल दिया, तो उसमें जो दूध का जो पानी पानी होता है वो अलग हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जो वाटर भी जो अलग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वे। क्या बोलेंगे उसको, वे। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, लैक्टोज जो शुगर होती है ना वो निकल जाती है, प्लस कैल्शियम निकल जाता है, तो मिनरल्स और शुगर उसमें से निकल जाएगा। तो बाकी जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में है वो क्या बचेगा, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर वहां पे बचेगा एक तो प्रोटीन और दूसरा बचेगा फैट। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, कच्चा चीज बन गया, दिस इज रो चीज। और इसको हम खूब अच्छे से स्क्वीज करेंगे और इसमें से जितना भी जो उसका वे होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सारा निकाल दिया। ठीक है, अब ये जो सेमी सॉलिड जो पार्ट होगा इसको हम लोग अच्छे से क्यूब के फॉर्म में बना लेंगे। बट ध्यान रखना ये अभी कच्चा चीज है, रो चीज है ना। अब इसकी बात करते हैं, कच्चा चीज है ना, अनराइपन चीज। अब हम बात करेंगे इसकी राइपनिंग के बारे में। तो राइपनिंग का क्या मीनिंग होता है कि इस चीज के ऊपर आप ना कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब इनोकुलम है ना, तो इसके ऊपर आपने कुछ बैक्टीरिया ऐड कर दिया या कुछ फंगस आपने ऐड कर दी। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद इस चीज को, कच्ची चीज को उठा के आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, जहाँ पे टेम्परेचर हम लोग मेंटेन रखते हैं 4 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्योंकि देखो हाई टेम्परेचर पे चीज बहुत ज्यादा टाइम रहता है, खराब हो जाती है ना, बदबू आने लग जाती है, तो हम लोग उसको लो टेम्परेचर पे रख देते हैं। अब उसको रख देंगे हम लोग कितने, 7 डेज के लिए, 10 डेज के लिए, है ना। तो धीरे धीरे वो जो बैक्टीरिया हमने ऐड किए थे ना, या जो फंगस जो हमने ऐड किया था, अब वो बैक्टीरिया या वो फंगस जो होगी वो उस चीज के ऊपर क्या करेगी, अपना एक स्पेसिफिक एरोमा, फ्लेवर, उसका टेक्सचर और उसमें कलर ऐड करती जाएगी। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्पेसिफिक कलर होता है, एरोमा होता है, टेक्सचर होता है एंड टेस्ट जो होता है, ये कब आता है, ड्यूरिंग राइपनिंग। और इसी राइपनिंग के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि चीज अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, चलो फटाफट थ्योरी लिख लेते हैं हम सारी। तो आपको टॉपिक क्या मैं पढ़ा रही हूँ, सेकंड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, चीज के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंगे मिल्क, और मिल्क का क्या करेंगे, पहले पास्चुरेशन, पास्चुराइजेशन। ठीक है, मतलब उसको 60 डिग्री सेल्सियस पे हाफ आवर के लिए गर्म करना है। अब इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्या, रेनिन, उसको दूध को ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसमें ऐड करेंगे रेनिन। तो रेनिन कौन सा, डबल एन वाला। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दूध को पूरा का पूरा मतलब प्रेसिपिटेट कर देगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा प्रेसिपिटेट ऑफ मिल्क, और इधर से क्या होगा, ये जो लिक्विड मतलब एक व्हाइट जो लिक्विड होगा वो अलग हो जाएगा, और इस व्हाइट लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, वे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। और बेसिकली इस वे में क्या होता है, लैक्टोज शुगर होती है। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट में क्या होगा बोलो, तो इस प्रेसिपिटेट के अंदर एक तो फैट होगा एंड प्लस इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, कैल्शियम प्रोटीन। बट जब तक आप इसमें रेनिन डालोगे ना तो ये पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, कंप्लीट नहीं, तो हम लोग बोलेंगे क्या, पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड। इसके अंदर फैट होगा और प्रोटीन होगा। ठीक है, अब इसके हम क्या बना देंगे, क्यूब्स बना देंगे, और क्यूब्स बनाने के बाद अब नाउ इसके ऊपर करेंगे हम इनोकुलम। इनोकुलम मतलब एडिशन ऑफ माइक्रोब्स। अब किया जाएगा यहाँ पे इनोकुलम, इनोकुलम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो चीज होता है ना इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये भी कच्चा चीज है ना, तो इसको बोला जाएगा रो चीज या अनराइपन चीज। अब हम बात करते हैं इसके राइपनिंग के बारे में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी राइपनिंग। तो इसकी राइपनिंग जो होती है ना, इसकी राइपनिंग जब होगी तो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ माइक्रोब्स को इनोकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनोकुलम। तो ये इनोकुलम कोई बैक्टीरिया का भी हो सकता है और ये इनोकुलम कोई फंजाई भी हो सकती है ना। तो ये जो राइपनिंग होती है ना, तो इस राइपनिंग के टाइम ये जो बैक्टीरिया होगा, ये जो फंजाई होगी, ये इसके अंदर क्या ऐड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे
कि ये इसके अंदर नाउ अब एक स्पेसिफिक फ्लेवर है ना, एक स्मेल होगी, प्लस इसमें एक टेस्ट और इसका एक टेक्सचर और इसके अंदर फ्लेवर मतलब एरोमा हो गया है ना, और इसको एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये सारी चीजें आपको कब मिलेगी, ड्यूरिंग राइपनिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो एक होता है स्विस चीज और एक होता है रॉक्यूफोर्ट चीज और एक होता है कैम्बरबर्टी। क्या मैडम ठीक है, तो क्या क्या बोल रही हूँ मैं, एक होता है स्विस चीज, राइपनिंग के बाद नाम देते हैं, और एक होता है रॉक्यूफोर्ट चीज है ना, और एक होता है कैमम्बर्ट। ठीक है, रॉक्यूफोर्ट चीज और एक होता है कौन सा, कैमम्बर्ट चीज। तो एक्चुअली ध्यान रखना, जो स्विस चीज होता है वो कहां से बनता है, बैक्टीरिया की इनोकुलेशन से बनता है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका नाम होता है क्या नाम था, बैक्टीरियो सारमानी। क्या नाम है इसका, अरे बैक्टीरियम सारमानी। अच्छा, अभी याद आ जाएगा, रुक जाओ। तो ये हम लोग बनाते हैं किससे, पेनिसिलिन से। तो अगेन देखो साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, इसका नाम है प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमेनी। प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमानी। तो प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमानी, तो इस बैक्टीरिया से हम बनाते हैं क्या, स्विस चीज। तो सारमानी से बनता है स्विस चीज। और यहाँ पे हम बात करेंगे पेनिसिलिन। तो यहाँ पे आ जाएगा पेनिसिलिन, तो एंटीबायोटिक होती है। तो फंगस का नाम क्या होता है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। तो रॉक्यूफोर्टी से बनेगा रॉक्यूफोर्ट चीज, और ये बनेगा किससे, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी। ये आपको सब याद करना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा पेनिसिलियम कैमम्बर्टी। तो आपको ये तो पता ही होगा ना कि पेनिसिलियम क्या होता है, फंजाई होता है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी। तो रॉक्यूफोर्टी से बनेगा रॉक्यूफोर्ट चीज, कैमम्बर्टी से बनेगा कैमम्बर्ट चीज, है ना। और प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमानी से बनेगा स्विस चीज। ध्यान रखना ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अच्छा, तो ये हम बात पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे चीज के टाइप्स के बारे में। तो ये तो मैडम आपने चीज पढ़ाया था ना, तो ये तो मैंने किसके बेसिस पढ़ाया था, राइपनिंग के बेसिस पे, है ना। तो अब देखो, जब राइपनिंग हो जाती है ना, तब उसके फाइनली बाद में उसको बोला जाता है हाँ ये चीज है। बाकी हम लोग जो घर में जो बनाते हैं ना, वो क्या होता है, रॉ चीज होता है, वो तो जस्ट एक फटा हुआ दूध है। ठीक है। अच्छा, अब हम चीज के बारे में बात करते हैं, तो उसमें वाटर कंटेंट कितना होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो अगेन मैं चीज के टाइप्स पढ़ा रही हूँ। तो एक आ जाएगा इसके अंदर सॉफ्ट चीज, ये तो मतलब आपकी बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, और ये हो जाएगा इसके अंदर क्या, सेमी सॉफ्ट चीज, और एक होता है इसके अंदर कौन सा, हार्ड चीज। तो तीन तरह की चीज होती है। अगर यहाँ पे वाटर का कंटेंट 50 से लेकर 80% वाटर कंटेंट है, ये कुछ गड़बड़ नहीं होगा, 50 से 80% नहीं, यहाँ पे होता है क्या, लेस देन अगर 45% अगर वाटर कंटेंट है, और यहाँ पे 45 से लेकर 50% अगर वाटर कंटेंट है, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि मोर देन 60% अगर वाटर कंटेंट है। उल्टा बोलिए ना, उल्टा बोल दिया आपने। देखो, सॉफ्ट चीज के अंदर वाटर कंटेंट कितना होगा, 50 से लेकर 80%, यस। और यहाँ पे कितना होता है, 45%, कितना, 45% वाटर कंटेंट होगा, और यहाँ पे तो लेस देन 45 हो जाएगा ना, या लेस देन 40% हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा क्या, हार्ड चीज।
तो ध्यान रखना, ये जो मैंने परसेंटेज लिखा है ना, दिस इज वाटर कंटेंट, ये वाटर कंटेंट हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर दे। तो हम लोग मोजरेला खाते हैं ना, हाँ, और मोजरेला भैंस के दूध से बनता है, बफेलो मिल्क से। ठीक है, तो मोजरेला चीज किसका एग्जाम्पल है? सेमी सॉफ्ट चीज, मोजरेला चीज क्या है? ये सेमी सॉफ्ट चीज है। और इसके अलावा ये जो रॉकी फोर्टी होता है ना, ये भी कैसा होगा? सेमी सॉफ्ट होगा। और कैमम्बर्टी कैसे हो जाएगा? ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो कैमम्बर्टी आ जाएगा यहाँ पे, कैमम्बर्टी, ये वाला सॉफ्ट चीज होगा। और रॉकी फोर्ट कैसा होगा? रॉकी फोर्ट हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? सेमी सॉफ्ट चीज हो जाएगा। ठीक है, और हार्ड चीज में अगर आपने सुना होगा चेडर चीज, चेडर सुना है? चेडर चीज ये वाली होती है पिज्जा, पिज्जा बनाने के लिए जो यूज करते हैं ना, ये तो सबको भी पता होगी, आजकल तो सबको पता है, मोजरेला। तो ध्यान रखना, ये कैसा होता है? सेमी सॉफ्ट चीज होता है। और चेडर चीज जो होता है ना, वो थोड़ा हार्ड चीज होता है। ठीक है, तो फाइनली ये चीज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि चीज कैसे बनाते हैं, चीज कैसे एक्चुअल बनाई जाती है कमर्शियल लेवल पे ना। आपको एक चीज बताऊं, ये रेनिन कहां से हार्वेस्ट करोगे आप? चलो रेनिन ऐड तो कर रही हो, कहां से लाओगे, कहां से रेनिन? तो एक्चुअली आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, तो ये रेनिन हम लोग पहले इनिशियली निकालते थे काफ को सेक्रीफाइस करके। तो गाय का जो बछड़ा होता है ना, काफ, जो बहुत ज्यादा मिल्क पीता है, तो इतने सारे मिल्क को मतलब प्रेसिपिटेट करने के लिए HCl तो नहीं बनाओगे ना इतना सारा अमाउंट के अंदर, HCl ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वहां पे उसको काफ के अंदर मिल्क को प्रेसिपिटेट करने के लिए होता है, यूज होता है रेनिन। पहले इनिशियली काफ को सेक्रीफाइस करके क्या निकाला जाता था? रेनिन निकाला जाता था। तो लोग सोचते थे कि नहीं, ये मतलब जो लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, वो लोग फिर चीज कंज्यूम नहीं करते थे क्योंकि इसमें काफ को सेक्रीफाइस किया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग आज के टाइम में, और देखो उससे क्या होगा, चीज का प्रोडक्शन भी बहुत कम होगा ना, आप कितने काफ सेक्रीफाइस करोगे, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम होगा। तो आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? रेनिन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेनिन प्रोडक्शन करने वाला जो जीन है, अगर वो मैं ट्रांसफर कर दूं इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, तो नाउ अब इकोलाई जो होता है वो खूब सारा क्या करेगा? रेनिन प्रोड्यूस करेगा। हाँ, तो नाउ दीज डेज हम लोग रेनिन को प्रोड्यूस करते कैसे? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, जीन ट्रांसफर करके हम लोग ट्रांसफर कर दे, तो उससे रेनिन भी आपको खूब सारा मिलेगा, और प्लस वेजिटेरियन लोगों को भी ये चीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये चीज तो सबका फेवरेट होता है। ठीक है, पहले मुझे नहीं पसंद था, नहीं मुझे मतलब बहुत खराब सा लगता था, बट अब बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये कहानी थी किसके बारे में? चीज के बारे में। चलिए जी, इस पर आप कर दो। नाउ अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? ब्रेड के बारे में। तो ब्रेड कैसे बनाते हैं, ये तो घर में सबको पता होगा। हम लोग खमीर लाते हैं ना, खमीर मतलब ईस्ट। चलो, तो नाउ देखो, अब हम सीखते हैं ब्रेड बनाना। तो मतलब आज की क्लास तो बिल्कुल होम साइंस चल रही है। ठीक है, तो ब्रेड बनाना सीखते हैं हम लोग। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको लेना होगा आटा, और इस आटे में आपको डालनी होगी ईस्ट, जिसका नाम होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसका नाम क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। क्या ये मैंने नाम सही लिखा है? गलत। क्यों? अंडरलाइन कौन करेगा? तो जब तक अंडरलाइन नहीं करोगे नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ये वाला लेटर कैपिटल, ये वाला स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज हो रही है? ब्रेड बनाने के लिए। क्या बोल सकते हैं इसको? बेकर यीस्ट। समझ आ गया?
तो इस तरीके से इसको डव में ऐड करेंगे ईस्ट को, और फिर उसके बाद में आटे को गूंथ लीजिए। ठीक है, आटे में गूंथने के बाद उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अब छोड़ने के बाद होगा क्या, ये ईस्ट जो है ना इस डव के अंदर, मतलब जो आटे के अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को ये कंज्यूम करेगा और उसका क्या स्टार्ट करेगा, फर्मेंटेशन करना। अब जब फर्मेंटेशन होगा तो आपने क्या चीज नोटिस की है कि ब्रेड के अंदर कुछ होल्स बन जाते हैं। और एक बार मैं आपको क्लास 11th में ले जाती हूँ, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन, है ना। तो फर्मेंटेशन के अंदर यहाँ पे क्या बनता है, जैसे मैं फर्मेंटेशन का एक तरीका बताती हूँ। तो इसमें ग्लूकोज होता है, रुक जाओ, पहले स्टार्च होता है। तो आटे के अंदर क्या होगा, स्टार्च होगा, पहले स्टार्च का डाइजेशन होगा, तो स्टार्च के डाइजेशन से आपको मिलेगा ग्लूकोज। फिर हम पढ़ते थे ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो उससे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, एनारोबिक होगा, और इस एनारोबिक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन। और इसके फर्मेंटेशन से एक तो प्रोड्यूस होगा CO2 और एक यहाँ पे प्रोड्यूस होगा क्या, एथेनॉल, एंड प्लस 2 ATP बनते हैं, तो वो 2 ATP तो ईस्ट यूज कर लेगी अपने, है ना। चलो, तो अब मुझे बताओ स्टार्च के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा पहला अमाइलेज, फिर ग्लूकोज के ऊपर काम करेगा, रुक जाओ, एक बार मैं स्टार्च के बारे में आपको कहानी बताती हूँ। तो स्टार्च अगर आपने क्लास 11th पढ़ी होगी, तो स्टार्च का मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। तो क्लास 11th में आपने स्टार्च को ऐसे बनाया होगा। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली क्या होता है, ब्रांच्ड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पॉलीमर होता है। तो ग्लूकोज का पॉलीमर तो है, बट ये कैसा है, ब्रांच मॉलिक्यूल है। देखो, जब इसके ऊपर अमाइलेज वर्क करेगा ना, तो अमाइलेज इसको ऐसे तोड़ेगा, कैसे ब्रेक करेगा, लाइक दिस। सो हुआ क्या, क्या हुआ, स्टार्च के ऊपर वर्क कर रहा है कौन, अमाइलेज एंजाइम, और इस तरीके से क्या निकला, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज, और दो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज माल्टोज शुगर, और माल्टोज के ऊपर वर्क करेगा कौन, माल्टेज एंजाइम, है ना। चलो देखते हैं कैसी वापस, इसको कहां ही मिटा दिया मैंने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि पहले क्या होगा, यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा। तो इस प्रोसेस को मैं एक बार वापस लिख देती हूँ ना। तो ये क्या है, दिस इज स्टार्च। अब स्टार्च के ऊपर वर्क करेगा कौन, अमाइलेज एंजाइम, तो उससे क्या निकलेगा, माल्टोज। जिनको नहीं पता कॉपी के टॉप पे लिख लो, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, माल्टोज, जिसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। फिर इसके ऊपर वर्क करेगा कौन, माल्टेज एंजाइम, और ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर। फिर ग्लूकोज को आगे हम लोग कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड के अंदर। फिर पायरुविक एसिड का होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, और यहां से प्रोड्यूस होगा CO2 और एथेनॉल। तो ऐसा हमने कभी रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। चलो एंजाइम के नाम भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम होता है अमाइलेज, यहाँ पे एंजाइम होगा माल्टेज, ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम होते हैं ग्लाइकोलाइसिस वाले 10 स्टेप, और यहाँ पे होता है कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इन सारे एंजाइम्स को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ जाइमेज। सो टेक्निकली जाइमेज क्या है, ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ऑल ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम एंड ऑल फर्मेंटेटिव एंजाइम को कलेक्टिवली हम बोलेंगे जाइमेज एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, all glycolytic enzyme and all fermenting enzyme or fermenting enzyme, fermenting enzyme जो होते हैं उनको हम लोग collectively known as क्या, known as जाइमेज। ये हो जाएगा जाइमेज। ध्यान रखना, ये मैंने सीक्वेंस क्यों पढ़ाया है, EIPMT में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। आपको यहाँ पे ब्रेड प्रोडक्शन, सबको लगता है कि बहुत इजी है, ये तो क्या पढ़ना है, इसको हटाओ इस टॉपिक को, और यहाँ पे
इन एंजाइम्स का सीक्वेंस आ गया था क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसमें सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले वर्क करेगा अमाइलेज एंजाइम, दूसरा वर्क करेगा माल्टेज एंजाइम एंड थर्ड यहाँ पे वर्क करेगा कौन सा, जाइमेज एंजाइम। ठीक है, चलो तो अब इसके केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना ये डव क्या होगा, फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा और फर्मेंटेड। अब इस केस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसमें बन जाते हैं होल्स। सो क्वेश्चन ये है कि ये ब्रेड के अंदर होल्स किसकी वजह से बन रहे, तो शायद आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बनती है CO2 गैस। अरे रुक जाओ, इधर और बन रहा है एथेनॉल एंड यू नो एथेनॉल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे वेपराइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो होल्स बने हैं ना, होल्स बनने का मतलब यहाँ से गैस बाहर आई है और जहां से गैस बाहर आएगी वहां पे क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये होल्स क्यों बना है, ड्यू टू इवोपोरेशन। क्या हो रहा है मुझे, इसको हम बोलेंगे लीविंग। एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैं टर्म यूज करने वाली हूँ, लीविंग। तो लीविंग किसका है, लीविंग ऑफ एथेनॉल एंड CO2। एथेनॉल और CO2 के इवेपोरेशन से, इसके इवेपोरेशन से और CO2 गैस के बाहर लीव करने से, बाहर निकलने से यहाँ पे बन जाएंगे होल्स। ठीक है, तो ये कहानी हमने पढ़ी है ब्रेड बनाने की। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं? अब इनके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, तो 5 मिनट का टॉपिक अब और बचा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो फील्ड है ना हाउस होल्ड प्रोडक्शन, ये कंप्लीट हो जाएगा। आप एक काम करना, इसको ना ऐसे प्रॉपर 2 पेज पे बनाना और हाँ उसके ऊपर हेडिंग लिखना हाउस होल्ड प्रोडक्शन। एक ही पेज, मतलब समझने का मतलब है एक ही पेज के ऊपर सारा खत्म कर देना, इसको अलग अलग पेज पे मत लिखना, नहीं तो फिर समरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और ये सीक्वेंस याद करना। हाँ, नहीं तो सबको लगेगा ब्रेड बनाना क्या कोई क्वेश्चन थोड़ी ना आ सकता है। आ गया ABMT के अंदर, फंस गए बच्चे सारे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग 5 मिनट का और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन सा, इडली डोसा और टोडी और फर्मेंटेड है ना, ये पढ़ते हैं लोग। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, इडली एंड डोसा। और इडली डोसा बनाने के लिए आपको भी पता है क्या, हम लोग पहले तो यूज करेंगे यहाँ पे ब्लैक ग्राम। क्या यूज करेंगे, ब्लैक ग्राम। और इसमें एक और चीज यूज होती है क्या, ब्लैक ग्राम और राइस। हाँ, तो आप क्या कीजिए, पहले ब्लैक ग्राम जो है ना और राइस जो होती है उनको आप मिक्स कर लो और फिर उसके बाद में उसको रात के लिए जर्मिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर सुबह उसका क्या कर दो, पेस्ट बना दो, ग्राइंडर में चला दो, मिक्सी में, एंड फिर उसके बाद उसको ढक्कन लगा के छोड़ दो। अब इनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं 2 बैक्टीरिया जिनका नाम है ल्यूकोनोस्टॉक। ल्यूकोनोस्टॉक होता है और एक होता है इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस। ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे फर्मेंट। तो ध्यान रखना, तो इसके फर्मेंटेशन से फिर बन जाएगा इडली डोसा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होल्स बन जाते हैं ना, तो वो इनकी वजह से बनते हैं। ध्यान रखना, मैं कौन से माइक्रोब्स का नाम लिख रही हूँ यही तो इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं माइक्रोब याद नहीं करने, बेटा चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स है, अगर उनको ही याद नहीं करोगे तो फिर क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में। हाँ, तो ये खत्म हो गया इडली डोसा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब टोडी के बारे में। ठीक है, कहाँ लिखूं, चलो यही लिख देते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका कौन सा, टोडी। तो आप में से अगर कोई साउथ इंडिया का है ना तो वो तो टोडी को बहुत अच्छे से जानता है। जैसे हिमाचल के अंदर कोई ऐसा मान लो कि कोई ड्रिंक है जो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, वैसे ही सेम चीज साउथ इंडिया के अंदर ये टोडी बहुत फेमस है। सो बेसिकली टोडी जो होता है ना वो साउथ इंडिया के अंदर जो पाम के जो ट्री होते हैं है ना, तो उसमें से क्या निकाला जाता है, उसमें जैसे पाम का जो ट्री होता है ना उसमें से एक लिक्विड निकलता है। ठीक है, वो कुछ नहीं करेंगे, उस लिक्विड के ऊपर ढक्कन लगा के उसको छोड़ देंगे क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक नेचुरल यीस्ट पहले से प्रेजेंट होती है, और फिर वो क्या करेगा, उसको सड़ा देगा। तो उस पाम का जो जूस होता है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, और उसकी फर्मेंटेशन से फिर बनेगा अल्कोहल।
ठीक है। तो बेसिकली ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जो उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन के अंदर इंक्लूड है वहां पे, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे कहाँ की, साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया, ठीक है। और ये इनका क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल ड्रिंक हो जाएगा, ये इनका ट्रेडिशनल ड्रिंक हो गया। और बेसिकली इसमें क्या होता है, पाम जूस होता है, और इस पाम का नाम क्या है, यूरेका, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कैरियोटा यूरेंस, नाम क्या है इसका, कैरियोटा, कैरियोटा, कैरियोटा यूरेंस, कैरियोटा यूरेंस, कैरियोटा यूरेंस, कैरियोटा यूरेंस। तो ये पाम का ट्री का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें से हम निकालते हैं पाम जूस, जिसके अंदर नेचुरली एक ईस्ट प्रेजेंट होती है। अब ये कौन सी होती है, छोड़ दो, उसमें नेचुरली ईस्ट प्रेजेंट होती है, और वो क्या करेगी, उसको फर्मेंट करेगी, और फिर फर्मेंट करने के बाद ये बन जाएगा अल्कोहलिक ड्रिंक। तो मतलब ये इनकी देसी दारू है, ठीक है। और इनकी देसी दारू ये वाली क्या है, बहुत ही पॉपुलर है वहां पे उनके ट्रेडिशन के अंदर। चलो, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम, चलो। तो उसके बाद में लास्ट इसके अंदर टॉपिक बचा है आपका कौन सा, फर्मेंटेड फिश। बस अब 2 मिनट इसके अंदर लगेंगे, ठीक है। तो देखो ये फर्मेंटेड क्या है, तो ये फर्मेंटेड क्या है, तो ये फर्मेंटेड फिश हो सकती है, ये फर्मेंटेड बैम्बू शूट हो सकते हैं, बैम्बू शूट, बैम्बू पीस होते हैं ना जिनको सड़ा के खाते हैं, ये फर्मेंटेड फिश भी खाते हैं कुछ लोग, है ना। और एक होता है यहाँ पे फर्मेंटेड सोया बीन, फर्मेंटेड सोयाबीन, ये सारी एनसीईआरटी की चीजें हैं बेटा, तो ध्यान से पढ़ना है इनको, ठीक है। तो फर्मेंटेड सोयाबीन, अब मैं फर्मेंटेड सोयाबीन के बारे में आपको बताती हूँ। तो आप क्या कीजिए, लीजिए सोयाबीन, फिर उस सोयाबीन के अंदर मिक्स कर दीजिए थोड़ा सा व्हीट, और फिर इसकी बात कर दीजिए इसको फर्मेंट। तो फर्मेंट करने के बाद एक जो जूस बनता है ना, यहाँ पे हो जाएगा इसका फर्मेंटेशन। तो इसके बाद में जो सेमी सॉलिड इसका जो जूस बनेगा उसको बोला जाता है सोया सॉस। सोया सॉस को आप लोग में से काफी लोग जानते होंगे। और सोया सॉस जो है फिर आगे इसको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से बोलते हैं हम लोग, जैसे इंडोनेशिया में नाम बोलते हैं इसको टेम्पे, ठीक है। और एक होता है टोफू, टोफू होता है जापान के अंदर, और एक होता है सूफू, एंड सूफू होता है चाइना के अंदर। होप सो शायद आपका उधर का नहीं दिख रहा होगा। चलो, तो टेम्पे कहाँ पे होता है, टेम्पे आपको मिलेगा इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। टोफू कहाँ पे मिलेगा, जापान के अंदर, एंड सोफू कहाँ पे मिलेगा आपको, चाइनीज, चाइना के अंदर। तो ये चाइनीज होता है, ये जापानीज होता है, और ये इंडोनेशिया में होता है। तो इनको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। मैंने रख दिए हैं मार्कर, तो मतलब क्लास हो गई है ओवर। तो अब बोल देते हैं टाटा बाय बाय एंड जय हिंद, ठीक है। चलो इनको अच्छे से पढ़ लेना।